हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले वीडियो में लेवल 3 के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। अब हम आगे बनाते हैं और मुझे लगता है ये लास्ट वीडियो होगा हीट का। सो मैंने इसको शुरू किया था और लगता है 14वां लेक्चर है मेरे ख्याल से। मैंने शुरू ही इसलिए किया था ताकि आपको मैं गहराई तक ले जाऊं, इसीलिए। नहीं तो फिर इसका कोई पॉइंट नहीं था कि इतना सारा वीडियो बनाओ, और मुझसे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि आपने लेवल 3 का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लेवल 1 और 2 आते आते ही बहुत समझ रहे हो ना, अच्छा क्वेश्चन है लेवल 2 में भी। लेकिन फिर भी मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ 100 में से 5 बच्चे तो होंगे ही ऐसे जो सही में ईमानदारी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं 100 के लिए ना सही उन 5 के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है मेरे पास। 8 एडिशन है इसका, पियर्सन आईटीजी फाउंडेशन का 8 एडिशन है। तो उस 8 एडिशन के लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 70 यही है। चलो पढ़ते हैं। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी इज 0.033 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच हीट इज गेन्ड बाय 0.05 kg ऑफ मरकरी when its temperature rises from 68 डिग्री फ़ारेनहाइट to 330 केल्विन। ओके, अब एक चीज ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर क्या है यूनिट, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ टेम्परेचर किस में राइज करवाया है, फ़ारेनहाइट से केल्विन के बीच में। तो हम दोनों को क्यों नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। तो डेल्टा टी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी निकल जाएगा यहाँ से। और हम एम एस मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, डेल्टा टी निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्यू, यानी कितना हीट एनर्जी चाहिए, हाउ मच हीट एनर्जी ही पूछ रहा है ना, हाउ मच हीट इज गेन्ड। ठीक है, तो चलो हीट गेन हमारा सबसे पहले हम डेल्टा टी, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। अच्छा, बदलने आता है सेल्सियस को डिग्री में, मैंने पहले क्लास में बताया था ना, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ से क्या लिखोगे, C का वैल्यू हमने निकालना है और फ़ारेनहाइट कितना, 68 - 32/9, यही होगा ना। फ़ारेनहाइट कितना है ऐसे में, मतलब चलो ये तो मुझे पता था कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बदलोगे तो सेंटीग्रेड में बदलोगे तो आ जाता है, लेकिन चलो बदल कर देखते हैं। C/5 इक्वल टू F-32/9 होता है, तो F की जगह 68 लिख दिए, तो C/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68 में से 32 गया तो 8 में से 2 गया 6, तो 36/9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कह रहा था ना 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो मैंने कहा था ना कि केल्विन इज इक्वल टू 100 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है, तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन माइनस 273 होता है। तो केल्विन कितना दिया, 313 में से 373 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 0 और 4, 40 डिग्री, 40 आ जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम क्या देखते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर, लेड का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, टी इनिशियल क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, जिसको कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा था। टी फाइनल क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है, जिसको कि 373 केल्विन लिखा था। तो डेल्टा टी क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 20 हो जाएगा। ओके, और मास कितना है, मास कितना दिया हुआ है लेड का, 0.05 kg दिया हुआ है, 0.05 kg। तो इसको ग्राम में बदल लें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 0.033 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ओके, तो हीट गेन्ड बाय लेड कितना हो जाएगा, मान लो क्यू है, हीट गेन्ड बाय लेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MS डेल्टा टी हो जाएगा। तो m का वैल्यू 0.05 इंटू 10⁻³ इंटू एस का वैल्यू 0.033 इंटू डेल्टा टी 20 आ जाएगा। देखो डिग्री सेल्सियस में बदले तभी ना पर डिग्री सेल्सियस कैंसिल होगा, फिर ये ग्राम था तो पर ग्राम कैंसिल होगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, इतना कैलोरी बचेगा। आ रही बात समझ में, ये यूनिट लिखना जरूरी है, फिजिक्स में यूनिट बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लीज़ ध्यान देना इस बात का। ओके, तो ये 10⁻³ ये चीज़ कैंसिल होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू
ये यहाँ पर ये 10 बचेगा, 5 इंटू 10 इंटू 0.033 इंटू 20 कैलोरी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लोगे तो ये 20-25-100, ओके, 20-25-100 और 1000, तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा 0.33 कैलोरी, 0.033 सॉरी 0. तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 33 कैलोरी, यही आएगा ना, 33 कैलोरी आएगा ना, 33 कैलोरी, ये हमारा आंसर। तो अगर वो 0.05 ग्राम का, तो 0.05 केजी का क्या लोगे, मरकरी लोगे, सॉरी मैं लेट कह रहा था, मरकरी लोगे, और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.33 तो होता ही है मरकरी का, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से राइज करोगे तो उसको कितना हीट ऑब्जर्व करेगा वो मरकरी, 33 कैलोरी आंसर। ठीक है, जूल में भी ला सकते हो, एक कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2 जूल, तो इसी को 33 इंटू 4.2 जूल कर देंगे तो जूल में आंसर आ जाएगा ये चीज़। लेकिन कैलोरी में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि जूल में ही बताओ। ओके, सो हमारा ये आंसर है 33 कैलोरी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल, 71 क्वेश्चन नंबर, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 300 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, मास इंटू, ये पहले भी बताया था हमने ना, जब लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें हीट कैपेसिटी के बारे में। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, मास इंटू मास ऑफ सब्सटेंस इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सो द हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल इज 300 कैलोरी पर डिग्री Celsius, and the heat capacity of water contained in the vessel is also 300 calorie per degree Celsius. How much, full stop, how much heat in joules is required to raise the temperature of water in the vessel by 126 डिग्री Fahrenheit? Okay, वाटर के टेम्परेचर को कितना से, डेल्टा टी 126 डिग्री Fahrenheit है। ओके, यही ना डेल्टा टी दिया हुआ है ना, ये मत सोचना कि फाइनल टेम्परेचर 126 डिग्री सेल्सियस ले गया, तो फिर इनिशियल कहाँ दिया हुआ है, इनिशियल तो दिया नहीं हुआ है, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 126 डिग्री Fahrenheit। ओके, लेकिन ये सब सारा चीज तो, इसका हीट कैपेसिटी तो डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको क्यों नहीं राइज इन टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में देख लेते हैं। तो जब 180 डिग्री Fahrenheit टेम्परेचर राइज करता है तो किसकी इक्विवेलेंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज की इक्विवेलेंट होता है। तो अगर 1 डिग्री Fahrenheit डेल्टा टी अगर 180 डिग्री होता है Fahrenheit, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस के। तो 1 डिग्री Fahrenheit अगर टेम्परेचर रेज हुआ डेल्टा, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा 100/180 डिग्री सेल्सियस के। जानते हो ना यूनिटरी मेथड, 100/180 दिख रहा है। तो अगर 126 डिग्री Fahrenheit अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो किसके बराबर होगा, 100/120 इंटू 126 आ जाएगा। ये 1 में है तो 126 में इतना आएगा, इसको कैंसिल करो तो 5 2 5 10 2 9 18 और 9 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 9 कम 9 9 चौके 36, तो किसके बराबर होगा, 70 डिग्री सेल्सियस डेल्टा। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर 126 डिग्री Fahrenheit से तुम टेम्परेचर रेस करोगे, उतना डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, तो किसकी इक्विवेलेंट है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डेल्टा टी हमें मिल गया कितना, 70 डिग्री। क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसका हीट कैपेसिटी किस में दिया हुआ है, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस में। अगर Fahrenheit में दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, कितना Fahrenheit हम डेल्टा टी Fahrenheit में लेके चल रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, यहाँ पर देखो कि एक कंटेनर है और ये भी अपना कुछ का बना हुआ है, कुछ मटेरियल होगा इसका अपना। ओके, ये चीज, और इसमें वाटर है। ओके, इस कंटेनर का हीट कैपेसिटी कितना है, हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कितना दिया हुआ है, 300 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और वाटर का भी 300 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि कंटेनर प्लस वाटर का क्या, हाउ मच हीट इन जूल्स इज रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of water in the vessel by 126 डिग्री Fahrenheit। सो ओके, सो 126 डिग्री Fahrenheit से रेज करना है वाटर का टेम्परेचर, तो इसका मतलब कंटेनर के भी टेम्परेचर को 126 डिग्री Fahrenheit से रेज करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर के भी टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस से राइज करना होगा टेम्परेचर को। ओके, 70 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या करना होगा, राइज करना होगा। डेल्टा टी बराबर कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर आपने ये
कंटेनर के टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस से राइज नहीं किया, उससे कम किया, तो क्या है वाटर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका गर्म हो पाएगा? ये 70 डिग्री सेल्सियस से क्या वाटर का टेम्परेचर राइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर कंटेनर को आपने 70 डिग्री सेल्सियस से राइज होने से कम हीट दिया तो वाटर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर तो कंटेनर से ही ना हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का आपने टेम्परेचर राइज कर दिया कंटेनर का, तो फिर वाटर भी 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो हम क्या करेंगे, क्यू वाटर ने कितना हीट ऑब्जर्व किया, एम एस डेल्टा टी, एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी कितना 70 डिग्री सेल्सियस। एम एस की तो हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी कितना दिया वाटर का 300 कैलोरी इंटू 70 कितना हो जाएगा 21,000 कैलोरी। ये वाटर हीट इतना एनर्जी का, लेकिन कंटेनर भी तो करेगा कितना, एम इंटू एस ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर, एस ऑफ कंटेनर जो भी हो इंटू 70, क्योंकि कंटेनर का भी 70 टेम्परेचर राइज करना है, और मास यही तो हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होगा, मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एम इंटू एस हमेशा हीट कैपेसिटी देता है। यहाँ पर भी एम एस है तो इसको क्या हीट कैपेसिटी कह देंगे, तो हीट कैपेसिटी कितना दिया हुआ कंटेनर का 300 कैलोरी इंटू 70 हो जाएगा। हीट कैपेसिटी हो गया और राइज इन टेम्परेचर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 21,000 कैलोरी। तो टोटल हीट सप्लाइड क्या पूछ रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, तो टोटल रिक्वायर्ड हीट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड हीट लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल टू 21,000 कैलोरी प्लस 21,000 कैलोरी कितना हो जाएगा 42,000 कैलोरी। ओके, लेकिन इसको जूल में कन्वर्ट करना है। सो एक कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2 जूल, तो 42,000 कैलोरी में कितना जूल होगा, तो इसी को क्या लिखेंगे 42 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि 3 0 है, इंटू 4.2 कर देंगे। ओके, ये समझ में आ रहा है, ये आ रहा है समझ में। ये 4.2 क्यों किए, क्योंकि जूल में कन्वर्ट करना था ना, यहाँ से 4.2 से किए। ओके, सो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसी को तुम करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 176.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा ये चीज। देखो तो 42 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 176.4 इंटू 10⁻³ जूल, और 10⁻³ को ही तो किलो लिखते हैं के, तो इसको क्या लिख देंगे 176.4 किलो जूल। ये हमारा आंसर है। जूल में आंसर खोज रहा था, यहां तक मत रुक जाना, ये कैलोरी में है ना ये हीट एनर्जी। और तुम्हें पता है क्यों कंटेनर को क्यों डेल्टा टी 70 होगा, क्योंकि इससे अगर कम होगा राइज इन टेम्परेचर तो वाटर का भी कम होगा राइज इन टेम्परेचर 70 से कम। इससे ज्यादा होगा, ज्यादा भी जाएगा तो दिक्कत है, ज्यादा हो जाएगा तो वाटर का भी राइज इन टेम्परेचर 70 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों को 70 रखे डेल्टा टी। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया 176.4 किलो जूल, जूल नहीं किलो जूल, जूल पर मत ऑप्शन मार देना, ऑप्शन उसको टिक मत कर देना, किलो जूल। सो ये हमारा रहा आंसर। पीछे फिर से रिवाइंड करके समझो मैंने क्या बताया, और चलो आगे देखते हैं। ये और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ न्यू स्केल, क्या है अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड टाइम। इसे घबराना मत, मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन जब पढ़ाया था, तीनों टेम्परेचर एक स्केल का टेम्परेचर स्केल को मापने का जो मैंने बताया था, मैंने कहा था ना कि और भी स्केल हो सकते हैं, बस तुमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढना है। तुम बस डिफाइन कर दो कि मान लो एक सिंपल सा रेफरेंस लिया जाता है क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, ये रेफरेंस लिया जाता है। तो चलो किसी काल्पनिक दुनिया में या फिर हम लोग एक नया स्केल बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा है न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड टाइम is introduced. The reading on the new scale is twice the reading on a Celsius scale when the temperature of a certain body is 373 केल्विन। इसका मतलब 373 केल्विन किसके बराबर होता है गाइस, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट होता है किसी भी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर का। इसका मतलब, और ये 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो टाइम में कितना दिखाता है टेम्परेचर, इसका दुगना दिखाता है, यानी टाइम में कितना टेम्परेचर दिखाता है 200 डिग्री सेल्सियस।
ये चीज समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अपर फिक्स पॉइंट यूएफपी, यूएफपी किसका? यूएफपी इस नए वाले स्केल जिसको कि टाइम कहते हैं। अभी दुनिया में हम लोग मेन 3 स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए, केल्विन, फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक नया टाइम आया है मेजरमेंट, न्यू स्केल क्वेश्चन में बोला है, और द रीडिंग ऑन द न्यू स्केल इज ट्वाइस the reading on a Celsius scale when the temperature of a certain body is 373 केल्विन। 373 केल्विन कहने का मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस का दुगना 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट कितना है इसका? 200 डिग्री टाइम है। टाइम स्केल में अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 200 डिग्री टाइम है। सेल्सियस मत लिख देना, क्योंकि फिर ये सेल्सियस स्केल हो जाएगा ना, ये नया स्केल है, तो मैंने टी मान लिया इसका शॉर्टकट, मतलब 200 डिग्री टाइम हो जाएगा। इसका अपर फिक्स पॉइंट इस नए वाले स्केल का 200 डिग्री टाइम होगा। चलो अब आगे क्या लिखा है? द रीडिंग ऑन ए फॉरेनहाइट स्केल इज फाउंड टू बी 17/15 द रीडिंग ऑन ए टाइम स्केल। ओके, 17/15 द रीडिंग ऑन टाइम स्केल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 20 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑन ऑफ द टाइम स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज खुद से अटेम्प्ट करो इसको, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। सही कह रहा हूँ, जो भी बने, जितना भी बने, डरो मत। एक पेज में कॉपी को पूरा बनाओ, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, मैं कहाँ अति हो रहा हूँ, अटक रहा हूँ, कहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है, तब ना समझ में आएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ओके, इसको बनाते हैं हम लोग। डिटरमाइन द अपर फिक्स पॉइंट। तो अपर फिक्स पॉइंट तो 200 डिग्री टाइम आ गया, लेकिन लोअर फिक्स पॉइंट निकालना है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि द रीडिंग ऑन ए फ्रंट स्केल इज फाउंड टू बी 17/15 द रीडिंग ऑन टाइम स्केल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जब तुम 20 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे गाइस? 20 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे? फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 68 डिग्री फॉरेनहाइट। करके देख लो। c/5 इज इक्वल टू क्या होता है? f - 32/9 होता है। c को 20 रख लो, तो c/5 इज इक्वल टू f - 32/9 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, और इसी को क्या लिख सकते हो? 36 इज इक्वल टू f - 32। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 68 डिग्री फॉरेनहाइट। 68 डिग्री आ जाएगा फॉरेनहाइट में। तो इसका मतलब ये हुआ। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17 में क्या दिया हुआ है? 17/15। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 17/15 ऑफ टाइम स्केल, डिग्री टाइम। मान लो मुझे नहीं पता, x डिग्री टाइम। ओके, ये टाइम में को इज इक्वल टू क्या है? 68 है ना? क्या दिया हुआ था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जो स्केल है फॉरेनहाइट का, वो किसके बराबर है? 17/15 टाइम्स ऑफ टाइम स्केल टेम्परेचर। तो मान लो उस 68 डिग्री फॉरेनहाइट जब टेम्परेचर होता है थर्मामीटर में, तो किसके इक्विवेलेंट है? 17/15 इंटू टाइम का जो टेम्परेचर है उसमें। ओके, टाइम स्केल पर जो टेम्परेचर है, तो मान लिया कि x टेम्परेचर है उस टाइम स्केल में, यही है ना 17/15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 17 चौके 68। तो x डिग्री ऑफ टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। आ रही समझ में? सॉरी 15 चौके 60 ना, 60। ओके, आ रही बात समझ में? ये 60 है। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको पता था ना कि किसी भी थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं? रीडिंग स्केल -LFP अपॉन UFP अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, कांस्टेंट होता है। ओके, सो अब आगे हम लोग क्या लिखते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, क्या हो गया? सो हम सबसे पहले टाइम स्केल पे क्या लिखते हैं? 60 डिग्री टाइम माइनस LFP हमको निकालना है किसका? टाइम स्केल का, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट तो पता है हमें, टाइम स्केल पर जब मेजरमेंट होता है तो 200 माइनस LFP इज इक्वल टू, अब ये 60 डिग्री टाइम किसके इक्विवेलेंट है? 68 डिग्री फॉरेनहाइट के इक्विवेलेंट है। ओके, माइनस 32 अपॉन 180। ये चीज समझ में आ रहा है? ये UFP, क्योंकि अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है फॉरेनहाइट में? 212, और LFP कितना होता है? 32। तो 212 में से 32 का 180 तो आ गया, और LFP 32 ही होता है, ये देख रहे हो। और ये 60 किसके अथी में है? कॉरस्पॉन्डिंग में होता है 68 डिग्री फॉरेनहाइट के कॉरस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ से हम LFP निकाल लेंगे आराम से।
तो यहाँ से अगर तुम LFP निकालोगे तो किसके इक्विवेलेंट आता है, 25 डिग्री टाइम के। सो यानी अपर फिक्स पॉइंट कितना है, अपर फिक्स पॉइंट टाइम स्केल में, टाइम में कितना है, 200 डिग्री, ठीक है, 200 डिग्री टाइम। और लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ से 25, यहाँ से LFP को सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, यहाँ पर तुम सॉल्व करना, मुझे बताना सॉल्व करके इसको। और LFP क्या आ जाएगा, टाइम स्केल पे कितना आ जाएगा, 25 डिग्री टाइम। समझ में आ रहा है चीज? ये मैंने कैसे लिखा, ये चीज समझना है इसको कि 60 किसके इक्विवेलेंट है, 68 के इक्विवेलेंट है। ओके, पक्का ना, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? बोला था ना कि जो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके है, 17/15 टाइम्स एक्स टेम्परेचर के स्केल के इक्विवेलेंट है। ये चीज समझ में आ रही है? ये इसके इक्विवेलेंट है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के वो इक्विवेलेंट है। और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया नहीं हुआ था, 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। सो ये चीज 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। सो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको फिर से देखना, और ये दोनों हमारा क्या जाएगा, ये अपर फिक्स पॉइंट आ जाएगा टाइम स्केल में, लोअर फिक्स पॉइंट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे भी कि two thermometers A and B are calibrated in different scales when both the thermometers are placed in a container filled with hot water। ये भी नहीं लिखा हुआ है कि बॉइलिंग वाटर, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से लिया गया है इसको कि जैसे बॉइलिंग वाटर हो, तभी ना अपर फिक्स पॉइंट इससे निकाल दिया। मैं आगे समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विथ हॉट वाटर द मर्करी थ्रेड इन टेम्परेचर ए इन थर्मामीटर ए हैज मूव थ्रू, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मूव थ्रू डिविजन्स, केवल डिविजन्स लेके छोड़ दिया। कितना डिवीजन मूव किया ये क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ है। Whereas the mercury thread in thermometer B, दो थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है दूसरा B है, whereas the mercury thread in thermometer B has moved through 15 divisions, इसमें तो दिया हुआ है कि 15 डिवीजन से मूव किया है। The reading on the thermometer A and B are 20 degree and 40 degree respectively. Okay, if the lower fixed point of thermometer is 0 degrees and determine the lower fixed point of thermometer B, यानी कि हमें क्या निकालना है, lower fixed point of thermometer B निकालना है। ओके, चलो, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर थर्मामीटर ए हैज मूव थ्रू 10 डिविजन्स लिखा रहता ना, तब जाके आंसर आएगा। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर ये हॉट वाटर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर रखेगा, इसका मतलब जो यूएफबी अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर ए कितना हो जाएगा, गाइस, 10 डिविजन्स हो जाएगा ए के लिए, 10 अगर लिखा था। और अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर भी कितना हो जाएगा, 15 डिवीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में रखने पर कितना डिवीजन मूव किया, 15 डिवीजन। तो मान के चलते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले मरकरी दिखा रहा था, उसका रीडिंग था, तो उसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो वो क्या होगा, हीट होके अपना अपर क्या बोलते हैं, अपर फिक्स पॉइंट पे चला जाएगा। और जाने में कितना डिवीजन कवर किया, बी थर्मामीटर में 15 डिवीजन, और ए थर्मामीटर ने कितना कवर किया, 10 डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो ले लो। यहाँ से क्या इम्प्लीमाई होता है कि यूएफपी माइनस एलएफपी ऑफ ए, ओके, अपॉन यूएफपी माइनस एलएफपी ऑफ बी इज इक्वल टू 10/15। ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2/3 हो जाएगा। अब एक चीज आपने देखा है कि आप यहाँ से ये चीज देखो, आपने पढ़ा था ना कि रीडिंग स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए, चाहे कोई भी टेम्परेचर स्केल हो। तो अगर मैं ए थर्मामीटर के लिए लिखूं तो ए थर्मामीटर के क्या लिखूंगा, 20 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू 40। क्यों? क्योंकि द रीडिंग ऑन द थर्मामीटर ए एंड बी आर 20 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सो उसके इक्विवेलेंट में ये ए का लिख रहा हूं और ये बी का, तो 40 माइनस एल एफ पी बी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी ऑफ बी, यही होगा ना, ये चीज दिख रहे हो। तो इसको क्या करो,
इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाते हैं, और इसका रेशियो पता है हमें, UFP माइनस LFP ऑफ A अपॉन UFP माइनस LFP ऑफ B इज इक्वल टू 2/3 होता है। तो क्या करूंगा, इसको क्या लिखूंगा गाइस। और एक चीज और दिया हुआ था कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ था, इफ द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर A कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, तो लोअर फिक्स पॉइंट 0 देख लूंगा इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 20 माइनस 0 अपॉन क्या आ जाएगा 40 माइनस LFP ऑफ B थर्मामीटर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा UFP माइनस LFP ऑफ थर्मामीटर A अपॉन UFP माइनस LFP ऑफ थर्मामीटर। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ था, हमने निकाला भी था पिछले पेज में। ये चीज देख रहे हो, पिछले पेज में हमने निकाला था, ये देखो तो UFP माइनस LFP ऑफ थर्मामीटर A अपॉन UFP माइनस LFP ऑफ थर्मामीटर B इज इक्वल टू 2/3। सो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60 इज इक्वल टू 80 माइनस 3 LFP ऑफ, यानी लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर भी, और यही निकालना भी है। तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स LFP ऑफ थर्मामीटर इज इक्वल टू 20। सो क्या आ जाएगा, एक मिनट, 40 दूनी 80 और 20 दिया 60, एक मिनट 20 दिया, ओके। सो यहाँ 2 LFP होगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो 60 इज इक्वल टू 80 माइनस 2 LFP होगा ना, तो 2 LFP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो LFP लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10। सो 10 डिग्री। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर B कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर ना मरकरी हैज मूव थ्रू 10 डिविजन्स लिखना चाहिए था। हालांकि क्वेश्चन मुझे भी पूरी तरह से उतना अच्छा से मुझे भी समझ में नहीं आया है, मतलब कैसे मैं बताऊं इसको, 5 20 25 ओके। फिर भी देखना इस क्वेश्चन को, मैं फिर से कभी अच्छे से और समझाऊंगा तो फिर से इसको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को 73 क्वेश्चन नंबर लेवल 3। चलो अब अंतिम क्वेश्चन बचा है, ठीक है। 2 bodies of different metals A and B having an equal mass are given equal quantity of heat. Given that the molecular weight of A is greater than that of B, compare the specific heat capacity of 2 metals. Okay, specific heat capacity किसको कहते हैं कि किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट देना पड़े उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे वाटर का कितना होता है, 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 कैलोरी बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ता है, सॉरी 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ता है, 1 कैलोरी हीट देना पड़ता है। इसी को ना तो बोला क्या है कि एगो A मॉलिक्यूल है और B मॉलिक्यूल है, और मास मोलिकुलर वेट ऑफ A इज ग्रेटर देन मोलिकुलर वेट ऑफ B, यही दिया हुआ है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ A इज ग्रेटर देन मोलिकुलर वेट एंड इक्वल मास आर गिवन इक्वल क्वांटिटी ऑफ हीट। सो और दोनों का इक्वल मास हमने लिया है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। क्या ये अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले ए में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करते हैं, याद है। तो सबसे पहले देखो मोल निकाल लेते हैं ए का, तो मोल क्या होगा ए का, मोल ऑफ ए सब्सटेंस कितना हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है, तो मास एम ले लो तो मोलर मास एम में हो गया। और मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा, मास ऑफ बी, तो दोनों का मास सेम है तो ए का एम लिए तो बी का भी एम होगा अपॉन मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा। तो मोल किसका ज्यादा है, क्योंकि और एम ए ग्रेटर देन एम भी दिया है, इसका मतलब नीचे का वैल्यू ज्यादा हो गया, ऊपर का न्यूमरेटर तो दोनों सेम है लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, एम ए का। सिंस इसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मोल ऑफ ए इज लेस देन मोल ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि एम बी कम है तो पूरा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा इस वैल्यू से, ए में ज्यादा है ना, देख रहे हो ये चीज रिलेशन पता है ना, मोलिकुलर मास ऑफ ए, ठीक है।
अब सिंस मोल ऑफ बी इज ग्रेटर देन मोल ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मोल बी का ज्यादा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर इनटू मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी एटम का, या किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर उसमें कितना तुमने लिया, कितना उसमें कितना उसका पार्टिकल्स है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें कितना तुमने मोल लिया, और मोल को किस सिम्प्लाई करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोल से। मोल मान लो n है, स्मॉल n है, तो यही ना होता है। तो सिंस किसका मोल ज्यादा है? बी का, तो इसी का ना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ओके, तो सिंस ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और दोनों को सेम हिट दे रहे हैं, मान लो क्यू इसको हिट दिए तो इसको भी क्यू हिट दिए। ओके, बहुत अच्छा। तो किसका राइजिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? जिसमें कम मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि इसमें कम मॉलिक्यूल्स है तो ये ज्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेगा। इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, बी में क्या है? टू बॉडीज हैव डिफरेंट मेटल्स हैव एन इक्वल मास। तो बी जो बॉडी है उसमें सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा है, तो और वही हीट देंगे जितना ए को दिए, तो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंस ज्यादा हीट स्प्रेड हो गया, ज्यादा पार्टिकल्स ने मान लो ये क्यू कितना है? मान लो 10 कैलोरी है मान लो, और ये भी 10 कैलोरी है, तो 10 कैलोरी हीट इसको भी दिए ए बॉडी को, और बी बॉडी को भी 10 कैलोरी दिए। लेकिन ए बॉडी में क्या है? कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। और बी जो बॉडी है उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और 10 ही कैलोरी इसको भी दिया है, तो हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हीट उतना ही हीट बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को देना होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि राइज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? डेल्टा टी ए और डेल्टा टी बी में क्या रिलेशन होगा? सिंस राइज इन टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूल्स को कम हीट पहुंचा ना। अरे ये बात है समझ में, ये मॉलिक्यूल्स कम हीट पहुंचा क्योंकि सेम हीट एनर्जी दी है ना, इसको भी इसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो इसमें इसका टेम्परेचर राइज कम होगा। तो डेल्टा टी बी का टेम्परेचर राइज कम होगा किससे? डेल्टा टी ए से। ए में टेम्परेचर राइज ज्यादा हुआ क्योंकि इसको उतना ही हीट दिए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स, कम ही मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा एनर्जी, उतना एनर्जी को ऑब्जर्व करा। इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतना ही एनर्जी को ऑब्जर्व करा, तो इसका इस वाले मॉलिक्यूल का ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब ज्यादा क्या होगा? और तुमको पता है ना टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और हीट एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें टेम्परेचर राइज दिखाना है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा, ए में। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ए का ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? तो स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन हो जाएगा? तो फिर इसका मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ, अब आते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ ए और स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? जब टेम्परेचर राइज सेम हीट दिए तो इसका ज्यादा टेम्परेचर राइज किया, इसका मतलब हुआ कि स्पेसिफिक हीट ऑफ बी किस जो है वो ज्यादा हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ ए से। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको समझना, टेम्परेचर इसका ज्यादा हुआ, जैसे देखो आयरन का कितना होता है? 0.11 होता है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है आयरन का। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर का कितना होता है? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर दोनों को तुम 10 कैलोरी हीट दोगे, इसको भी 10 कैलोरी, वाटर को भी 10 कैलोरी हीट दोगे, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा गाइस? इसका टेम्परेचर कितना होगा? इसका टेम्परेचर 1 कैलोरी, और तुमने वाटर का कितना लिया? 1 ग्राम लिया, और इसका भी 1 ग्राम लिया। क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है कि सेम मास लिए और सेम हीट एनर्जी दी है। पढ़ो अच्छा से क्वेश्चन को। ओके, तो अब सेम मास लिए, सेम, और क्या है? ए का क्या है? 1 मिनट, वैसे भी इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखो, तो इसका 0.11 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, इसका आयरन का। वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसको 10 कैलोरी हीट दिए और आयरन को भी 10 कैलोरी हीट दिए, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा? आयरन का, क्योंकि आयरन को मात्र 0.1 कैलोरी चाहिए अपने 1 ग्राम मास को क्या करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, और इसको 1 कैलोरी चाहिए वाटर को। तो देख रहे हो, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा है, यहाँ पर डेल्टा टी ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन डेल्टा टी ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वाटर का ज्यादा है।
ओके, सो टेम्परेचर राइज जिसका ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है। ओके, ये बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर राइज जिसका ज़्यादा होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं तो सेम अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं और सेम मास है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए। ओके, यहाँ से यही समझ में आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ए, ये चीज़ समझ लो। ओके, सो यहाँ से आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये सब चीज़ निकालना था, ये निकालना था ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन। तो बॉडी बी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है बॉडी बी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ए से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलिकुलर वेट, और मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा था, ए का ज्यादा था ना, मोलिकुलर वेट ए का ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलिकुलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये चीज समझना थोड़ा सा, मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना कम होते जाएगा। और यहाँ देखो तो सही, आयरन का 0.11 होता है और वाटर का 1 कैलोरी है, या फिर उससे आयरन से कम के जितना सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम ज्यादा है। तो मोलिकुलर वेट और हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जनरली लिखना, जनरली एक्सेप्शन हो सकते हैं ना, तो जनरली मोलिकुलर हीट कैपेसिटी, मोलिकुलर वेट, सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट ज्यादा है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, और सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट कम है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज समझ लेना। ओके, इसलिए तो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा था, ए का ज्यादा था, लेकिन देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा था, ए का ज्यादा था बी से, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, बी का ज्यादा है ए से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर राइज हमने देखा। और ध्यान देना, इसमें हीट एनर्जी सेम दिया गया और मास भी सेम है, ये देख रहे हो, मास सेम दोनों का लिया गया है। इसमें अगर कुछ अलग कर दोगे तब तो दिक्कत हो सकता है, तब तो एनालाइज करने में दिक्कत हो सकता है। ओके, दोनों को हीट एनर्जी सेम दिया गया, दोनों का सेम मास है, बॉडी ए का भी और बी का भी। सो ये हमारा आंसर हो गया कि मोलिकुलर वेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी ए। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका हीट चैप्टर खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खत्म कोई चीज हो ही नहीं सकती, और भी गहराई में जाया जा सकता है। ओके, बट 8 के लिए हम यहाँ तक पढ़ेंगे इसको। जितना सब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, आप सारे फिर से बनाओ क्वेश्चन एक्सरसाइज को, एक बार बनाने से काम नहीं चलेगा, 5-6 बार बनाओ इसको एक्सरसाइज को। और जो भी क्वेश्चन का डाउट है, मान लीजिए अधिकतर क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाया है यहाँ पर, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो चलो फिर 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी, और भी गहराई में जाएंगे। और तुम चाहो तो 9th के भी बना सकते हो, 10th की बना सकते हो, पियर्सन का कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्रोटोव का भी फिजिक्स बना सकते हो। सो उसमें हीट चैप्टर का बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, सब चीज उसके बारे में देखा हमने। अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, रीडिंग स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हमने। ओके, सो चलो बहुत अच्छा है। अगला चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। सो और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल विजिट करो, वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। मैथ्स के कई चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, उनको देखो। और थैंक यू सो मच गाइज। और ठीक है, तो अच्छा से रिवाइज करना सब चीज़। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।